गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवांग कोड डिजिलेशंस क्लास में आप सभी का वेलकम है। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ क्लास 7th के सोशल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है उत्तर भारत के राज्य पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत पर तुर्कों के आक्रमण को समझने की कोशिश करते हैं। भारत पर तुर्कों के आक्रमण। महमूद गजनवी पश्चिमी एशिया की एक छोटी सी रियासत जिसका नाम है गजनी का शासक था, यानी महमूद गजनवी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे महमूद गजनवी की बात की थी। भारत पर तुर्कम, तो जो भारत हमारा देश है उस पर तुर्कों के आक्रमण, तुर्क लोगों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किए थे, जिसमें शुरुआत हुई महमूद गजनवी से। तो महमूद गजनवी भी एक तुर्की था। तो महमूद गजनवी पश्चिम एशिया की एक छोटी सी रियासत गजनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? गजनी का। उसकी जो रियासत थी गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान में है, वहाँ का वह रहने वाला था और वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। मतलब काफ़ी ऊंची ऊंची उसकी इच्छाएं थीं, काफ़ी ऊंची मतलब कि उसकी आकांक्षाएं थीं, इच्छाएं थीं, और उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। और सेना के लिए धन की आवश्यकता होती है, यानी उसे दूसरों पर आक्रमण करने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी और सेना रखने के लिए धन चाहिए। तो धन के लिए उसने भारत की जो धन संपदा है उसके बारे में सुन रखा था कि भारत में बहुत धन भी है, वहाँ की बहुत संपदा है। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि हमारा देश जो है भारत को लोग पहले सोने की चिड़िया कहा करते थे। तो हमारा जो भारत का इतिहास है गुलामी से पहले का, वह सोने की चिड़िया का है कि हमारे देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। तो महमूद गजनवी ने भी भारत की धन संपदा के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए उसने भारत से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारे देश के ऊपर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए? 17 बार, यानी 1000 से लेकर 1027 तक कितने वर्ष हो रहे हैं? 27 साल। 27 साल में उसने 17 बार हमारे देश के ऊपर आक्रमण किए और उसने उन आक्रमणों से हमारे देश के मंदिरों को नष्ट किया, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा, और वह हमारे देश भारत से अपार धन संपदा, सोना, चांदी, आभूषण, रत्न लूटकर अपने देश गजनी ले जाता रहा। यानी वह जो महमूद गजनवी था, जिस उद्देश्य से वह भारत आया था, यहाँ धन प्राप्त करने के उद्देश्य से, वह अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल हुआ और हमारे देश से काफ़ी धन संपत्ति, सोना, चांदी, रुपया सब लूटकर अपने देश ले गया। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो यह है कि महमूद गजनवी ने हमारे देश के जो सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में शहर है सोमनाथ, गुजरात राज्य के सोमनाथ शहर में भगवान सोमनाथ का मंदिर है, जिसे उसने लूटा था। और वह कब लूटा था? तो यह यहाँ पर नोट करने वाली बात है। तो 1025 में उसने, यानी सन 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और वहाँ से वह काफ़ी धन संपत्ति, गहने, आभूषण लूटकर ले गया था। इसी काल में मध्य एशिया के एक प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी भारत आया था। कहाँ का विद्वान? मध्य एशिया का, जिसका नाम था अल बरूनी, वह भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक, यानी जो अल बरूनी है, उसने जो किताब लिखी है जिसका नाम है तहकीक हिंद, यानी हिंदुस्तान की तहकीक करना। तो तहकीक हिंद में हमें उस समय की जानकारी दी है, यानी उसने उस महमूद गजनवी के आक्रमण समय की घटना को अपनी पुस्तक में लिखा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और तुर्कों के पुनः आक्रमण। महमूद गजनवी के बाद पुनः हमारे देश पर तुर्कों के आक्रमण शुरू हुए। तो महमूद गजनवी के आक्रमणों के लगभग 150 वर्षों के पश्चात, कितने वर्षों के पश्चात? उसके आक्रमण करने के 150 साल बाद अफ़गानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया।
पहले महमूद गजनबी ने 1025 में गुजरात की तरफ से आक्रमण किया था। अब जब पुनः तुर्कों के आक्रमण हमारे देश के ऊपर हुए तो वो कहाँ से हुए? वह हुए पश्चिम उत्तर से, यानी कि हमारे देश की पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ से हुए थे। और कितने साल बाद हुए? 150 साल बाद हुए। तो उसके आक्रमण के 150 साल बाद मोहम्मद गौरी, जिसकी पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी, उसने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया और भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का उसने लाभ उठाया और सन 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण कर मुल्तान तथा सिंध पर उसने अधिकार कर लिया था। मीन्स मोहम्मद गौरी ने जो हमारे देश के ऊपर पहला आक्रमण किया था वह किया था 1175 ईस्वी में किया था उसने। तो उसने अपने पहले आक्रमण से भारत का मुल्तान तथा सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया था और सन 1175 ईस्वी में उसने गुजरात की ओर से आक्रमण किया, यानी सबसे पहले उसने 1175 में आक्रमण किया। उसके 3 साल बाद 1178 में उसने गुजरात की ओर से आक्रमण किए, जहां उसे राजपूत नरेश मूलराज ने परास्त कर दिया। कहाँ पर? गुजरात में राजपूत राजा मूलराज ने उसे हरा दिया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। इसके बाद गौरी ने पंजाब पर 3 आक्रमण किए, यानी हमारा जो उत्तर भारत का एक राज्य है पंजाब, उस पंजाब राज्य पर उसने 3 बार आक्रमण किए और फिर 1186 में पंजाब को उसने जीत लिया। इस वजह से गौरी के राज्य की सीमाएं अजमेर और दिल्ली के जो शक्तिशाली राजपूत राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उससे टकराने लगी। यानी अभी मैंने आपसे कहा था कि मोहम्मद गौरी की जो लड़ाई है वो पृथ्वीराज चौहान से हुई, तो पृथ्वीराज चौहान से उसकी टक्कर कैसे हुई या उसकी लड़ाई कैसे हुई? तो पृथ्वीराज चौहान ने जो 1186 में पंजाब को जीत लिया था, उसके बाद उसकी राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनके राज्य से टकराने लगी थी। इस कारण उनसे सन 1190 में पहली बार गौरी ने भटिंडा के किले पर आक्रमण किया। कहाँ के किले पर? भटिंडा। भटिंडा एक शहर का नाम है जो कि पंजाब राज्य में आता है। उसके ऊपर आक्रमण किया। वहाँ उसे पृथ्वीराज चौहान का सामना करना पड़ा, यानी पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी का जो पहली बार सामना हुआ था वह 1190 में भटिंडा के में हुआ था और भटिंडा में हुआ था और दोनों के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता व साहस के आगे मोहम्मद गौरी टिक ना सका, यानी उसकी हार हो गई। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो यह है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो पहला संघर्ष था वो 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तराइन के मैदान में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शिकस्त दी थी, यानी उन्हें हरा दिया था। पराजित होकर घायल अवस्था में मोहम्मद गौरी भाग गया था। फिर वह 1 साल बाद पुनः 1192 ईस्वी में गौरी ने पुनः भारत के ऊपर आक्रमण किया और तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के में घमासान युद्ध हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इस वजह से तुर्कों का अधिकार अजमेर, दिल्ली, हासी, वर्तमान में हासी जिसे हम हरियाणा कहते हैं, पर अधिकार हो गया। गौरी ने भारत के जीते हुए प्रदेशों की शासन व्यवस्था का कार्य अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, यानी सौंप दिया था। तो यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो यह है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए थे। पहला 1191 में तराइन के मैदान में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और घायल अवस्था में डरकर भाग गया था। दूसरा 1192 में उसके पुनः 1 साल बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का तराइन के मैदान में दोबारा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इस हार की वजह से मोहम्मद गौरी का दिल्ली, हरियाणा, अजमेर आदि जगहों पर उसका अधिकार हो गया था। और इन जीते हुए
राज्यों को उसने अपना एक गुलाम सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे सौंप दिया था। तो यहाँ पर और एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पृथ्वीराज चौहान एवं कन्नौज के राजा जयचंद में परस्पर शत्रुता थी। यानी पृथ्वीराज जो चौहान थे दिल्ली के राजा, और उन कन्नौज के राजा जयचंद, कन्नौज के जो राजा हैं जयचंद, वह पृथ्वीराज चौहान के रिश्ते में ससुर भी थे, और वह उनके रियल ससुर थे, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी संयुक्ता से उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के बीच, कन्नौज के जो राजा जयचंद थे उनकी दोनों की आपस में शत्रुता थी, मीन्स दुश्मनी थी, और इसी दुश्मनी का फ़ायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया, जिस कारण वह तराइन का दूसरा युद्ध जीत गया था, क्योंकि उस युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान की हार और मोहम्मद गौरी की जीत ने भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डाली। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। आर्थिक स्थिति का जो पहला पॉइंट है कि ग्रामीण जनता कृषि तथा पशुपालन के कार्यों में लगी थी। यानी उस समय हमारे देश भारत में कि जो गांव की जनता होती थी वह खेती और पशुपालन का कार्य करती थी। कुछ नगर व्यापारिक केंद्र बन गए थे, यानी जहाँ से व्यापार होता था। वह नगर कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, वर्तमान में जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार राज्य की राजधानी है। अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि है। अयोध्या, उज्जैन, कन्नौज, मथुरा और काशी प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। यानी उस समय इन शहरों से व्यापार होता था। दूसरा है उद्योग के क्षेत्र में कपड़ा उद्योग प्रसिद्ध था। यानी उस समय जो उद्योग था वह ज़्यादातर कपड़े का चलता था। सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्र, इनमें काफ़ी विविधता थी, यानी कि वैरायटी थी। तीसरा है कि धातु उद्योग में कांसे की ढली मूर्तियाँ, खिलौने, हाथी दांत की वस्तुएं, सोने व चांदी के आभूषण व बर्तन बनाने के काम में प्रगति हुई। उस समय लोग कौन कौन सी धातुओं का इस्तेमाल करते थे? कांसे की धातु से वह मूर्ति बनाते थे, खिलौने बनाते थे, और हाथी के दांत से भी कुछ वस्तुएं बनाते थे। तो यह काम उस प्रगति पर था। चौथा पॉइंट है कि मध्य एशिया से भारत के व्यापारिक संबंध थे। यानी मध्य एशिया से हमारे देश भारत के व्यापारिक संबंध थे, जैसे कि चंदन, जायफल, लौंग, मसाले, बहुमूल रत्न, मोती आदि का निर्यात तथा घोड़े व खजूर का आयात मध्य एशिया व अरब से किया जाता था। यानी मध्य एशिया से हमारे देश के व्यापारिक संबंध थे। हम वहाँ चंदन, जायफल और लौंग, मसाले आदि चीज़ें वहाँ भेजते थे, और वहाँ से हम घोड़े और खजूर आयात करते थे, मीन्स मंगवाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।